गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 22 एंड 23 ऑफ फरवरी के द हिंदू प्लस द इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जिनको भी यहाँ पर न्यूज़पेपर से यूज्ड आर्टिकल की इमेजेस चाहिए हैं या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है अपनी स्क्रीन पे वो चाहिए है, तो वो दोनों ही आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए डेली बेसिस पर। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है इंडिया ए ब्रीचिंग पावर इन मैनी वेज। देखिए जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस होंगे वो सारे के सारे केवल और केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जीएस पेपर थ्रू के अंदर हमें हमारा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने को मिलता है, आईआर पढ़ने को मिलता है। जीएस पेपर 2 है ये। बातें होती हैं इसमें कि क्या हमारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, हमारी खुद की फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है, हम क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें। और उसी से रिलेटेड हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं यहाँ पर, वो कौन है, एस जयशंकर। उन्होंने यहाँ पर एक डायलॉग हो रहा है इंडिया में, रेजिना डायलॉग 2024। उसके अंदर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को भी यहाँ पर बातें करता है, कहता है कि ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म क्या है, इसके लिए आपको 2-3 शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा यूनिलैटरलिज्म के बारे में, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अकेला कोई कर रहा है। मान लीजिए कोई वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, अमेरिका जैसी कंट्री, तो वो क्या चाहेगा कि वर्ल्ड जो होना चाहिए वो यूनिलैटरल हो, कि मैं ही सबका बॉस रहूं। दूसरा हम देखते हैं बायलैटरल। अब बायलैटरल क्या होता है, एक से ज़्यादा, यानी कि बाय 2 आ गया है ना, तो इसमें एक से ज़्यादा 2 कंट्रीज़ होंगी और 2 से ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ के बीच के संबंध ही होंगे। कि यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पर हम देखते हैं यूएसए, इन दोनों के बीच के जो रिश्ते बनेंगे उनको बोला जाएगा बायलैटरल। थर्ड हम देखते हैं जो कि होता है मल्टीलैटरल। अब मल्टीलैटरल के अंदर 1 से या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, G20 की तरह 20 भी हो सकती हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरह 198 भी हो सकती है। तो इसी तरीके से ग्रुप बनते, एशियान जैसे कि ग्रुप है यहाँ पर हम देख पाते हैं, और ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनका पार्ट बनना। तो यहाँ पर हमारे मिनिस्टर का बोलना है कि कैसे इंडिया जो है वो अपने इंडिया के खुद के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टिल भी आगे बोलता है कि मल्टी जो लेटरलिज्म है उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और जाना चाहते हैं आगे भी, और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी कहना है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एडिटोरियल पेज से है, और आर्टिकल कह रहा है इन अ टफ वर्ल्ड द बीकन ऑफ यूके इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज। देखिए लिखा गया है यहाँ पर, पहले जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है रॉयल नेवी के एडमायरल सर बेन की, और इन्होंने यूके एंड इंडिया के यहाँ पर रिश्तों की बातें की है। यूनाइटेड और इंडिया जो है वो एक डीप रूटेड कनेक्शन यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग शेयर करता है। देखिए बहुत ही प्राचीन हमारा इतिहास है, खास करके जब हम कॉलोनिज्म की बातें करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा समय तक यहाँ पर हमारे ऊपर राज करके गए हैं, उपनिवेशवाद करके गए हैं, वो लोग थे यूके से ही, ब्रिटिश लोग ही थे। अब वो कहते हैं कि देखिए अभी इन्हीं कारणों की वजह से ठीक है वो सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आज भी कनेक्शन जो है वो काफ़ी, चाहे ज्योग्राफिकली कितने भी दूर क्यों ना हो, लेकिन आज भी जो कनेक्शन है वो डीप रूटेड है, बड़ी डीप उसकी हम देखते हैं जड़ें जो हैं गड़ी हुई हैं। दोनों ही नेशंस के अंदर मर्केंटाइल सोसाइटीज़ हैं, दोनों ही नेशंस में हम मैरीटाइम ट्रेड को देख पाएंगे, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी जो लाना चाहते हैं, और दोनों ही नेशन आउटवर्ड फेसिंग है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बात है तो वो उस पर स्टैंड नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे और साथ में बोलेंगे भी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको यहाँ पर इनके द्वारा बताया जाता है। फिर ऑथर कहते हैं कि अभी आगे और क्या क्या पॉइंट और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ को एक साथ लाती हैं। इसमें सबसे पहले हमें पॉइंट्स में बांट लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है। पहले ये कहते हैं कि मैरीटाइम इंटरेस्ट भी तो है यहाँ पर, तो क्यों ना मैरीटाइम इंटरेस्ट को देखा जाए। तो मैरीटाइम यानी कि समुद्र से रिलेटेड क्या इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज़ का। बोथ नेशन जो क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंस जो फिलहाल है उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है, जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ पर जो हाउथी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। एक ग्रुप है जो बार बार अटैक कर रहा था गल्फ ऑफ अडेन से रेड सी के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को डिफेंड करने के लिए दोनों ही कंट्री सामने आती है। इवन यूके जो है दिसंबर 2023 में
में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन भी जो लॉन्च हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। एंड इवन इंडिया, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, लेकिन इंडिया भी जो है उसके भी कॉमन हम देख पाएंगे कि यहाँ पर रिश्ते हैं। कॉमनली इंडिया भी कह रहा है कि ठीक बात है, हमें हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि और क्या क्या संबंध है जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरा है कि यूक्रेन को जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट मिला था, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो चाहे वो यूके की तरफ से हो, दोनों ही कंट्रीज़ ने दिया था बराबर मात्रा में। देखिए यूके का अगेन इनकी तरफ से है कि काफ़ी सॉलिडरिटी के साथ में यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है जब उनको रशिया से अग्रेशन मिला है। खास करके जब मिलिट्री की एड की बात आई, सपोर्ट की बात आई, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में यूके हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। यूके ने लगभग 2.5 मिलियन की मिलिट्री एड भी दी है उनको 2024-25 में, और यही कमिटमेंट दिखा रहा है यूक्रेन की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के प्रति। ऐसा ही अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया भी जो है वो भी ह्यूमैनिटेरियन एड उनको प्रोवाइड कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल इंडिया भी एक ऐसा था जो कह रहा था कि कॉमनली बातों से भी तो मुद्दा जो है वो यहाँ पर सुलझाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा और क्या क्या कॉमन है यहाँ पर, तो इंडो एशिया पैसिफिक। देखिए इंडो एशिया पैसिफिक जो है यहाँ पर ये बात हो रही है इंडो पैसिफिक की, खास करके इंडियन ओशन से रिलेटेड, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में फिलहाल जो पैसिफिक का इंडियन ओशन से जुड़ना है, तो यूके इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन एक परमानेंट पिलर बन गया है यूके की पॉलिसी का, और यही एक कारण है कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है यूके और इंडिया के बीच में वो भी इससे डीपन हो रही है, और जो मिलिट्री इंटरेक्शन है, जॉइंट एक्सरसाइजेस है, वो भी ज़्यादा मात्रा में करवाई जा रही है, ताकि ये रीजन जो है, ये जगह जो है, इसके ऊपर सिग्निफिकेंस बना रहे, इसको चाइना से ऐसे काउंटर किया जा सके या कोई इसको ऐसे रोक ना सके। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे तो 4th नंबर पर देख पाएंगे डिफेंस के अंदर कोलैबोरेशन। अब डिफेंस के अंदर कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं, तो डिफेंस में क्या क्या आता है। अब यूके और जो इंडिया है वो बहुत सारे डिफेंस में खास करके इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक वॉरशिप हो या फिर उसमें मिलिट्री एजुकेशन की टाइज करवाई जा रही हो। दोनों ही जगह पर दोनों ही कंट्रियाँ एक बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो उनकी नॉलेज है, दोनों ही कंट्रियाँ एक्टिवली डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ में लगा रही हैं और अपने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को शेयर कर रही हैं। एट द एंड यही समझ में आता है कि जो सर्टेनिटी जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है पूरे विश्व में, वोलेटाइल वर्ल्ड हो रहा है, उसके बीच में भी हम बोल सकते हैं कि कैसे यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जो है दोनों एक एग्जाम्पल की तरह अमर्ज कर रहे हैं और काफ़ी एक बुलवाक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। जो कॉमन चैलेंजेस इनको दिखाई दे रहे हैं चारों के चारों, और इनमें एक दूसरे के साथ या खुद भी डट कर खड़े हुए हैं। तो यही है कारण, यही है क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट है, वो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। दोनों ही नेशंस यहाँ पर ऐसी पोजीशन में खड़े हुए हैं कि वो ग्लोबल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको नेविगेट कर सकें और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के पक्ष में खड़े हुए हैं। और इसी को यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया है। तो बिल्कुल ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, खासकर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ हमारे क्या क्या शेयर वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इट इज़ द कंडीशनिंग ऑफ अग्निवीर दैट मेरिट्स अटेंशन। देखिए बात हो रही है रिफॉर्म की। इंडियन आर्म फोर्सेस रिक्रूटमेंट के अंदर एक रिफॉर्म किया गया था, जो कि किया गया था 14 जून 2022 को। ये रिफॉर्म जो था इसका नाम रखा गया अग्निवीर। ये स्कीम एक लेकर आई गई और इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लेकर आई थी, इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, खास करके जब आप किसी को नौकरी देते हो उस समय के अंदर आर्म फोर्सेस के अंदर सुधार किए, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ बदलाव किए, जिसने दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर स्पार्क किया। खास में कुछ लोग जो थे इसके साथ में खड़े हुए थे, कुछ लोग जो थे वो इसके क्रिटिक्स बने हुए थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो ये सब देखते हैं। अब इसके अंदर था क्या, चलिए पहले उसको देखते हैं। देखिए इसमें एम किया गया था, इसका लक्ष्य ऐसा निर्धारित किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग मैन एंड फीमेल दोनों, और मैन और वुमेन दोनों ही ऐसे होने चाहिए जो यंग एज के हों और वो इंडिया की आर्मी के अंदर आ सके। शॉर्ट सर्विस मैन पावर मॉडल है कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पर रखा जाएगा। आप 4 साल में अगर दूसरे जो बेहतरीन हैं 1/3 को यहाँ पर परमानेंट मिल जाएगी, और जो 2/3 हम देखेंगे वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यही है कि मेरिट को बार बार बोला जा रहा है, कंपटीशन को बढ़ाया जा रहा है कि जो हमारे यंग
जनरेशन है वो सामने आए और उसके बाद में वो अपने आप के चैलेंजेस लेने के लिए भी कैपेबल बनाए। अब क्या है अग्निवीर रिक्रूटमेंट मॉडल, इसके अंदर फिर से मैं बोलूँगी कि इसमें शॉर्ट सर्विस मॉडल है, जिसमें 75% जो है उनको ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो 4 साल पूरे होने के बाद सर्विस को छोड़ दें। 25% ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कुछ स्पेकुलेशन उठी थी इससे रिलेटेड, कहा गया था कि इससे जो रिटेंशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा 50% तक का। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अभी बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी आई, खासकर वेटर्न्स ऐसे लोग थे जो पहले आर्मी में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी क्रिटिसिज्म देखने को मिला और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, पोटेंशियल लॉस है, हो सकता है ऐसा। फिर भी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया और जो इनिशियल फीडबैक थे अग्निवीर की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जनरली बाद में हम देखते हैं पॉजिटिव ही मिले। फिर अग्निपथ जो स्कीम है उसके इंट्रोडक्शन ने एक डिपार्चर कर दिया है ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस से, ये तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पर डिस्कशन को प्रमोट किया है कि शॉर्ट टर्म सर्विस जो है आर्म फोर्सेज में उसको कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन अभी भी है। एज अग्निवीर जो मिलिट्री यूनिट्स के अंदर अब जा चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, अभी कुछ यूनिट के कमांडर के फेसेस बन चुके हैं, तो ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जहाँ पर अग्निवीर है उनमें कुछ कुछ कोहेजन से रिलेटेड या टीम वर्क से रिलेटेड कुछ कुछ हम देखते हैं चैलेंजेस है। क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं, देखिए अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग उनकी मोटिवेशन है, सब चाहते हैं कि उनका नंबर 25% के अंदर आ जाए। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो टीम वर्क होता है, जो स्पिरिट होती है वो कम है, ये इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खैर, अभी जो इनिशियल असेसमेंट है अग्निवीर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का वो प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, ये उम्मीद की जा रही है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होगा वो भी अभी के लिए अनसर्टेन, हम देखेंगे कि इसका क्या अभी सामने हमारे आएगा। फिर कुछ ह्यूमन एलिमेंट है कॉम्बैट के अंदर। देखिए वैसे तो हम कितनी भी एडवांसमेंट कर ले टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट होता है, जो इंसान होता है, उसको अगर कॉम्बैट सिचुएशन वॉर के समय में, युद्ध के समय में आप नहीं लेकर आएंगे तो केवल और केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं चल सकता है। अग्निवीर को इसी वजह से टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी दी जा रही है कि वो टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर अच्छे से सीखे, ताकि उनकी ट्रेनिंग के बाद में उनको अच्छे से काम आए, टीम वर्क पे काम किया जाए, कॉमेड्रिएट और जो यूनिट है उसके लिए वो अडहेरेंस रखे, ताकि कॉम्पैक्ट जो परफॉर्मिंग है, जो सीखना है, उसमें उनका जो ज़्यादा अच्छे से अच्छा उनका हम देख पाएंगे कि रिजल्ट निकल कर आ पाएंगे। लीडरशिप और कंडीशनिंग की बातें हो रही है। देखिए यूनिट के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पर निभा रहे हैं नर्चर करने में अग्निवीर के कैरेक्टर को, वैल्यूज़ को, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, कि वो यूनिट से ही यहाँ पर बिलोंग करते हैं। कुछ एम्फेसाइज किया जा रहा है यूनिट की एथोस की तरफ, वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि कोहेसिव एंड डिसिप्लिन्ड यूनिट बन सके। एट द एंड यही समझा जा सकता है अभी इस आर्टिकल से कि कैसे जो अग्निपथ स्कीम है वो एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म दिखा रही है इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के अंदर, और एम कर रही है कि स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिक्रूटमेंट जो होती हैं उनको अडेप्ट किया जाए और इसी के साथ में आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शुड इंडिया हैव रीजनल बेंचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये बात क्या आ गई है, देखिए रिसेंटली हमें पता है कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस के अंदर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो ऑफ लॉ के अंडर। हम देखते हैं कि इन्होंने बोला है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि लॉ मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है कि रीजनल बेंचेज जो है सुप्रीम कोर्ट की उनको इंडिया के अक्रॉस में बनाया जा सकता है। अब ये कहाँ से आता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली जो है वो क्या है, उसकी मेन ब्रांच है, अभी बनी हुई है। इसके अलावा रीजनल ब्रांचेस भी बनाई जा सकती हैं अलग अलग स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट की। मान लीजिए पटना में एक बना दी है, दूसरा हम देखते हैं कि एमपी के भोपाल के अंदर कोई बना दिया है, फिर ऐसे ही चंडीगढ़ में कोई सीट बना दी है, ऐसे ही हम देखते हैं अमरावती के अंदर बना दिया है, इधर हम देखेंगे कि पुणे के अंदर बना दिया। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकली ये जो सीट्स होंगी रीजनल सीट्स मानी जाएंगी। क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट होंगे? हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट होंगे। जजेस जो होंगे वो कुछ जजेस का बेंचेस यहाँ पर बैठेगा, और इससे क्योंकि बार बार ये आता था कि ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, लोग जो दूर दूर से होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ पाते हैं, और ये समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।
हम देख पाएंगे कि कैसे जो रीजनल सीट्स हैं उनके कारण दूर दूर से या जो आसपास की स्टेट से लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को रीच कर पाएंगे। ऐसा ही बहुत सारे यहाँ पर सीनियर लॉयर्स का द्वारा भी कहना है, बहुत सारे जो एडवोकेट हैं रिटायर्ड हो चुके हैं उनका भी यही मानना है कि ऐसा होना चाहिए, रीजनल बेंचेस जो है वो सेटअप होनी चाहिए। इवन हमारे जो CJI है वो भी इसको एडवोकेट करें कि ठीक बात है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है EU मूल स्वीपिंग फोर्स लेबर। देखिए अब ये क्या है, EU को हमें पता है यूरोपियन यूनियन स्वीपिंग फोर्स लेबर की तरफ ये बातें कह रहा है। तो केस एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि कुछ जर्मन की कंपनीज हैं और उन्होंने जो बिजनेस करना चाहते थे चाइना के साथ में उसको चैलेंज कर दिया है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से उनको कंसर्न आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे बिल्कुल मौलिक या जो मानवता के अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के अंदर भी आते हैं कि ये तो कम से कम हर इंसान के पास होने ही चाहिए। अगर वो इंसान है, अगर वो हम देखते हैं कि ह्यूमन पैदा हो गया है तो उसको पैदा होते ही इतने राइट्स यहाँ पर मिलेंगे, तो ये होते हैं ह्यूमन राइट्स। अब ये जर्मन की इंडस्ट्री कुछ डिलेमा फेस कर रही है, खासकर जब चाइनीज़ बिजनेस के अंदर वो जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि फोर्स्ड लेबर अभी भी होती है। इवन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं और कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो अंदर नहीं जाना चाहते हैं। रिसेंटली एक इशू हुआ है जर्मन कंपनीज जैसे कि वोल्क्सवैगन के द्वारा और बाफ्स के द्वारा, जिन्होंने इन चैलेंजेस को यहाँ पर हाईलाइट किया है, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बातें की गई हैं। एलिगेशन के रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे कि टिपिकली ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो बात करती हैं वो हमेशा कहती है कि चाइना की सप्लाई चेन के अंदर ये डिनाइल किया जाता है या अटेम्प्ट किया जाता है कि वो रिपोर्ट्स को इलिजिटली बताए या कहे कि इंटरनल ऑडिट के अकॉर्डिंग ये तो गलत है। लेकिन सच्चाई यही है कि चाइना में प्रॉब्लम्स तो है और उनकी जो सप्लाई चेन है उसके अंदर भी ये समस्या बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि कैसे जो चाइना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंसी रखी जाती है, फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के तहत वो लोग काम नहीं करते हैं और यही एक प्रॉब्लम है। अब इसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने कुछ रिस्पॉन्स किया है, जैसे कि बीजिंग इनिशियली तो मना कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर वो बाद में कह रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए गए हैं, खास करके जैसे कि कोई यूज़ ऑफ जीचैन टोकन का करता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये काफ़ी इम्पेक्ट करा नाइकी एंड HM जैसी कंपनीज़ को, जो कह रही हैं कि हमें यही सारी प्रोडक्शन चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है तो इसी वजह से इनको ऐसा बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि आगे इसके ऊपर क्या मुद्दा लिया जाएगा, क्या ये कंपनियां बाहर आएंगी या चाइना में ही रहकर काम करेंगी, वो हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि है आर इंटरपोल नोटिस बीइंग पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। देखिए सबसे पहले समझिए इंटरपोल होता क्या है। देखिए इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं और सभी मेंबर कंट्रीज़ में से जो पुलिस के मेंबर हैं और जो इस संस्था के अंदर आए हुए हैं उनको बोला जाएगा इंटरपोल। अब ये जो पुलिस है, मान लीजिए इंडिया की और इंटरपोल में वो बांग्लादेश के साथ में भी कुछ है, तो अब इनको जो कोई मतलब कि क्रिमिनल है या वार्निंग मिली हुई है किसी के प्रति तो ये उस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे बांग्लादेश के साथ भी। ऐसे ही पूरी की पूरी 194 कंट्रीज़ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर कोई भी वांटेड क्रिमिनल यहाँ पर होता है और चाहे वो होम कंट्री का हो चाहे किसी कोर्ट के द्वारा बस उसको वारंट मिलना चाहिए, तो उनको इंटरपोल के साथ में भेजा जाता है, उनके पास से बताया जाता है। इंटरपोल कुछ नोटिस निकालता है जो कि यहीं पे ये मुद्दा बना हुआ है। इंटरपोल एक्चुअली में 7 नोटिस निकालता है, जिसमें से पहला नोटिस होता है रेड, देन येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल नोटिस। इसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो 2 नोटिस है, पहला है रेड नोटिस और दूसरा है ब्लू नोटिस। अब हम देखेंगे कि जो रेड नोटिस होता है वो ऐसे क्रिमिनल्स के लिए निकाला जाता है जिनका वारंट होता है, यानी कि उनको अरेस्ट करना होता है, चाहे ये कोई कंट्री ने रिक्वेस्ट किया हो। मान लीजिए इंडिया ने ही रिक्वेस्ट किया है यहाँ पर यूके से कि हमारी कंट्री में ये एक ऐसा इंसान है जिसको कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल घोषित किया है, इनको अगर आपकी कंट्री में आया जाए तो उसको पकड़कर प्लीज़ हमें सौंप दे। ऐसा होगा तो यहाँ के क्या होगा, यहाँ की जो पुलिस होगी वो वारंट की तरह इस पे काम करेगी। दूसरा हम देखेंगे ब्लू नोटिस। अब ब्लू नोटिस क्या है? ब्लू नोटिस का मतलब है इंक्वायरी करना। अब इंक्वायरी जो करनी होगी किसी के प्रति, उसको पकड़ लेना, उससे पूछताछ करना, तो उसके लिए निकाला जाता है ब्लू नोटिस। यहाँ पर इसके ऊपर
इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है या क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ये लोग दे देते हैं ऐसा, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कुछ जो रेड नोटिस होती है उसकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी सख्त है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्लू नोटिस है उसमें यहाँ पर देखा गया है कि उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। जब सख्त नहीं है तो इसको किसी के प्रति भी निकाला जा सकता है और इंक्वायरी की जाती है। और यही है कि जो लोग यहाँ पर रिफ्यूजीज़ होते हैं या फिर जो लोग दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं और वो अपनी कंट्री में यहाँ पर सेफ नहीं थे, तो उनके प्रति इसको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है ऑन द पॉलिटिकल बिहाफ, इसको एक्सप्लॉइट करने की बातें हो रही है। क्या इसमें इसके रिस्पॉन्स में कुछ किया गया है? बोला जा रहा है, इंटरपोल ने इवन रिस्पॉन्स में कहा है, क्रिटिसिज्म जो उठ रहा है कि वो रेड नोटिस सिस्टम को और ज़्यादा टफंड करेंगे और जो ब्लू नोटिस सिस्टम है उसके ऊपर भी और ज़्यादा काम करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है द वुमन ऑफ आशा ओवर क्राउडेड अंडर पेन एंड एज ऑफ ब्रेकडाउन। देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, आशा से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात की गई है आशा वुमन जो होती हैं उनका स्ट्रगल क्या है और वो क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। जैसे कि कुछ ऐसी औरतें हैं जो यहाँ पर बेंगलुरु को 13 फरवरी को यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्यों इन पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो स्ट्रगल क्या है आशा वर्कर्स का, चलिए देखते हैं। वो सबसे पहले आशा वर्कर्स होती क्या है? आशा वर्कर्स का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि ऐसी वुमेन जो आशा के अंदर काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, जिनको यहाँ पर क्या करना होता है, आपका हेल्प करवानी होती है, हेल्प देनी होती है पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को इन द हेल्थ सेक्टर। तो ये काम होता है आशा वर्कर्स का। अब हम देखते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। इनको प्रॉब्लम हो रही है 3-4 मुद्दे जो इनके रियल है वो है, एक तो इनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, ओवर वर्क है, दूसरा इनको पेमेंट अच्छे से नहीं दी जाती, अंडर पेड है, और तीसरा बहुत ज़्यादा बार इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। खास करके जो वुमेन है वो इस सिस्टम में बिल्कुल फेल होती जा रही है, उनकी लेबर को जो वो काम कर रही है उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है ट्रिपल बर्डन का। अब ट्रिपल बर्डन क्या है? ट्रिपल बर्डन के अकॉर्डिंग एक जो आशा वर्कर है उसको ट्रिपल 3 काम करने पड़ते हैं। अब 3 कामों में से पहला काम होता है उसका खुद का हाउस होल्ड के चोर्स वो काम कर रही है, दूसरा काम है वो कम्युनिटी का हेल्थ वर्क कर रही है, और तीसरा काम है जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्थ सेक्टर में मिलती हैं। अब इसकी वजह से उनका जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी रिलेंटलेस हो जाता है, उनके पास इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है, वो अच्छे से खा पी नहीं पाती है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न बन जाता है, और इसकी वजह से इनके खुद की हेल्थ इश्यूज निकल आते हैं, जैसे कि अनेमिया एंड मॉल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम, जो सबकी हेल्थ को ठीक करने के लिए यहाँ पर जिनको रखा गया है उनमें खुद में उनकी हेल्थ के ऊपर सवाल उठ रहा है। अब इसके प्रूफ क्या है? तो प्रूफ में ये है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी भोपाल के अंदर, जहाँ पर लगभग 30% आशा वर्कर्स को ऐसा फाइंड आउट किया गया जिनको टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, वाइल 13% ऐसी आशा वर्कर थे जो बिना ही कुछ खाए पूरा का पूरा दिन यहाँ पर चली रहती हैं, काम करती हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है। दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से इनका हो रहा है। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो इनका बहुत ही क्रूशियल रोल है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, ये तो माना बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि ये बहुत काम करती हैं, लेकिन आशा जो वर्कर्स हैं यहाँ पर वो अंडर पेड मानी जा रही है, और यही कारण है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत बार डिले हो जाते हैं, देरी से आते हैं, टाइम पर नहीं दिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनको अपनी पॉकेट से एक्सपेंस करना पड़ता है। जॉब रिलेटेड कुछ कॉस्ट भी आती है, जैसे कि ट्रैवल कर रही हैं या मोबाइल डाटा रिचार्ज वगैरह करना है। तो ये काम क्या है कि इनको बात करनी होती है पेशेंट्स वगैरह से, लेकिन फिर भी इनको ये सुविधा या ट्रैवलिंग की जो सुविधाएं, ये सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके खुद की हेल्थ को रिस्क हो रहा है। ये तो हमें ऊपर ही समझ में आ गया कि कैसे जो हेल्थ रिस्क है वो बढ़ता हुआ इनको समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। खासकर जब ये एक्सपोज्ड होती हैं, बहुत सारी और भी तो हेल्थ रिस्क से एक्सपोज हो रही है ना, इनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के सामने जाना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, एडिक्वेट सपोर्ट या प्रोटेक्शन नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि जेंडर एंड कास्ट डायनेमिक्स भी एक भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि आशा वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा फीमेल है, बल्कि 100% वेरी 99.9% टू 100% क्या है, सिर्फ फीमेल्स ही यहाँ पर काम करती हैं। तो उनको जेंडर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत देखने को मिलता है। ऑफन खासकर उनको
अब्यूज़ किया जाता है, हैरेसमेंट तक की चीज़ें देखने को मिली हैं और असॉल्ट होता है विदाउट प्रॉपर रिसोर्स या सपोर्ट के, वो इनको निकाल भी नहीं चाहती है। जैसे कि आशा जो है, खासकर ज़्यादातर जो आशा वर्कर हैं वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आती हैं और वो सिस्टम जो है, जिस सिस्टम में एक ऐसा भाग है जहाँ पर ज़्यादा सिस्टम डोमिनेट किया जाता है मेंस के द्वारा और उनका प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है, तो इसी वजह से एक पावर इम्बैलेंस है दोनों ही तरफ। वर्नेबिलिटी को एक तरफ यहाँ पर हम देखेंगे और मार्जिनलाइजेशन है वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो इन्हीं कारणों से जो आशा है उनको अर्जेंट नीड है अभी सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाने की, उनकी वर्किंग कंडीशन के अंदर उनको फेयर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, उनको एडिक्वेट सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि उनका खुद का वेलबींग ठीक रह सके। और जो ये सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज करने में आशा वर्कर्स को अगर नहीं दे पा रही है, फेलियर हो रहा है, तो ये उनकी हेल्थ के साथ में जियोपर्डाइज किया जा रहा है, ना ही उनकी सिर्फ हेल्थ के साथ बल्कि उनकी लाइवलीहुड, उनका जो जीवन यापन जिससे चल रहा है उसके साथ भी हम देखेंगे कि ये बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है। और यही हमारे अगर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को एज अ इफेक्टिवनेस दिखाना है तो इनका हमें खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो ये औरों का ध्यान रख पाएंगे। तो इस पे काम बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वर्ल्ड रेस टू इराडिकेट गुइनिया वॉर्म डिसीज नियर टू फिनिश लाइन। अब क्या है, गुनिया यहाँ पे वॉर्म डिसीज़ की बात हो रही है। वर्ल्ड की अभी फ़िलहाल ये एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन है जो इराडिक्शन के बिल्कुल समीप पहुँच चुका है, ख़त्म होने के बिल्कुल पास में है। और वहाँ पर कुछ ट्रिम्थ है कि कैसे ह्यूमंस ने यहाँ पर अपनी रिसेलियंस दिखाई है, अपना संतोष दिखाया है, और उसके बाद में ये जो पैरासाइट था जिससे हम लोग यहाँ पर पीड़ित होते थे वो अब ख़त्म होने वाला, उस पर हम लोग जीत पाने वाले हैं। अब क्या है ये जूनियर डिसीज़, देखिए बहुत ही प्राचीन डिजीज़ है, बहुत ही पुरानी ये बीमारी है। इसको बोला जाता है गुनिया वॉर्म पैरासाइट। और ये कहीं ना कहीं जो ममीज़ होती हैं यहाँ पर इजिप्ट के अंदर, जब रिसर्चर्स ने उनकी यहाँ पर जांच की तो उनके अंदर भी इनको पाया गया। यानी कि ये समय से, बहुत पुराने समय से, इवन जो बाइबल लिखी गई थी बाइबलिकल टाइम से, वहाँ पर भी इसका काम किया गया है कि कैसे ह्यूमैनिटी को ये तभी भी परेशान करती थी। और ये क्या करती है कि एक ऐसा वॉर्म है जो पानी के सहारे से या तो पैर के सहारे आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, आपको वुंड करके, आपको घायल करके, या फिर जो आप वाटर ड्रिंक करते हैं उसके थ्रू आपके पेट में चला जाता है। तो वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है वो भी कम्युनल वाइटल सोर्सेज से ही मिलता है, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स इससे क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए एक तो स्किन के जो पेनफुल स्किन लेसल्स निकल जाते हैं, आपको ऐसे धब्बे होने लगेंगे, या फिर आपको पिंपल्स वगैरह होने पड़ेंगे, सिर्फ वाटर के जो पिंपल्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो पेनफुल होंगे साथ में। और इसके अलावा यहाँ पर जो लेग्स एंड फिट्स है मेनली उनको ये अफेक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा पेन आपके पैरों में रहने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो भी आपको इसकी वजह से हो जाएगा। कि मान लीजिए आपके यहाँ पर घाव हो गया है पैर में और ये अंदर चला गया है, तो अब इस पैर के ऊपर सेकेंडरी कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है उस घाव की वजह से। पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज क्या क्या थी और सक्सेस की क्या क्या स्टोरीज रही है। इंडिया ने सक्सेसफुली गुनिया वॉर्म डिजीज को 1990 में ही खत्म कर दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हैव इरेडिकेटेड इट और एलिमिनेटेड इट, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो इसमें हमारी खुद की जीत है, रिकवरी है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे ये जीएस पेपर 3 में बायोटेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वेलेंस किए गए थे, बहुत सारा वोटर सेफ्टी के ऊपर ध्यान किया गया, और कम्युनिटी एजुकेशन करवाने के बाद में इंडिया से ये ऑलरेडी ख़त्म हो गई है। क्या क्या की स्ट्रेटेजिक थी जिसमें कि इसको इंश्योर किया कि ये ख़त्म हो, उसमें क्लीन वाटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि पानी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए कम्युनिटी वर्कर्स के ऊपर, और जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए उनके ऊपर। अभी ऑनगोइंग क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो डिस्कवरी जो हुई है जूनिया वॉर्म्स की वो एनिमल रिजर्व्स में अभी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि पर्टिकुलरली डॉग्स में, खास करके चैड के अंदर एक ऐसा प्रॉब्लम है। ये चैड जो कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, उसमें एडिक्शन एफर्ट बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ उनके सामने आ रही है, क्योंकि डिसेंट की जो टेनेंसिटी है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसकी वजह से सिविल अनरेस्ट भी है, पॉवर्टी भी है, कभी कभी पब्लिक हेल्थ कैंपेन के अंदर डिस्टर्ब देखने को मिल
जाता है। इवन जो डिले हो रही है इरेडिकेशन की टाइमलाइन, वो भी इसमें एक भूमिका निभा रही है कि कैसे हेल्थ और जो पीस है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं ग्लोबली क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो कहा जा रहा है कि जो प्रोग्रेस है इराडिकेट करने में, इसको ख़त्म करने में डिजीज़ को, वो एक कलेक्टिव विक्ट्री होने वाली है, एक साथ में मिलकर जीत होगी जो हमारी जो एप्लीकेशन है डेमोन्स्ट्रेट करेगी। हेल्थ की जो डिस्पैरिटीज़ है उनको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो ये पूरे ह्यूमन जो यहाँ पर हम देखते हैं होमो सेपियंस है या फिर जो ह्यूमन कम्युनिटी है उनके लिए एक जीत निकल कर आएगी। यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कल से वापस आकर वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा नई वीडियो को। सो थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।